हाँ ये दोस्तों, हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पढ़ रहे थे। तो आज छठा भाग को हम पढ़ने वाले हैं। और कहीं न कहीं जो है उद्देश्य के आधार पर शिक्षण, उसके भेद या फिर शैक्षणिक उद्देश्य को आज हम देखेंगे, है ना। पढ़ेंगे कि इतने के इसके जो हैं कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उद्देश्य के आधार पर अगर शिक्षण की बात करें तो ये 3 प्रकार से हैं, है ना। पहला है शैक्षणिक उद्देश्यों के आधार पर जो है शिक्षण के भेदों का वर्गीकरण जो है सबसे पहले किसने किया था? बी.एस. ब्लूम ने किया था 1956 ईस्वी में। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न की प्रकृति बन सकती है कि शिक्षण के आधार पर जो है वर्गीकरण, भेदों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? तो ये कहीं ना कहीं जो है बी.एस. ब्लूम ने किया था। और कौन से सन में किया था? 1956 में किया था। वहीं देखें तो ब्लूम ने जो है निम्न 3 भागों में इसको उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य को माने हैं, है ना। तो ये कहीं न कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम आज छठे भाग को पढ़ रहे हैं, जो कहीं न कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ब्लूम ने जो है 3 शैक्षणिक उद्देश्य माने हैं। अगर पहले उद्देश्य की बात करें तो ज्ञानात्मक, संज्ञात्मक है, दूसरा भावनात्मक है और तीसरा क्रियात्मक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक की अगर हम बात करें तो ब्लूम ने इसके जो है प्रतिपादक रहे हैं और इसकी जो खोज की हुई है, या ये जो ज्ञानात्मक संज्ञात्मक रहा है तो उसका वर्ष रहा है 1956। दूसरा है भावात्मक की अगर हम बात करें तो ये क्रथवाल हैं और इन्होंने जो है 1964 में जो है इसका वर्ष माना जाता है। अगला जो तीसरा है क्रियात्मक है, इसका सिंपल्सन है और इन्होंने जो है 1969 यानी 1969 को जो है इसका वर्ष माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो है ज्ञानात्मक या संज्ञात्मक की अगर हम बात करें, और जिसका वर्ष है 1956। ज्ञानात्मक या संज्ञात्मक का उद्देश्य कि शिक्षण की परिभाषा जब विद्यार्थी को जो है विषय वस्तु का गहनता से ज्ञान या जानकारी कराने पर बल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य कहते हैं। वहीं आगे देखें तो ज्ञानात्मक उद्देश्य शिक्षण के कार्यसूचक अवस्था, है ना। इसके कार्यसूचक अवस्था क्या क्या है? पहला तो है इसमें ज्ञान की अगर हम बात करें तो विषय वस्तु का नाम है ना। विषय वस्तु की परिभाषा बताना या फिर विषय वस्तु का प्रत्यस्मरण यानी बार बार स्मरण कराना होगा। दूसरा जो है अबोध की अगर हम बात करें तो तुलना करना या वर्गीकरण करना, है ना। उदाहरण बताना या सारांश बताना, अर्थ को अच्छी तरह से स्पष्ट करना, ये अबोध के अंतर्गत होगा। वहीं अगर हम तीसरा देखें तो ज्ञानोपयोग, है ना। ज्ञानोपयोग की अगर हम बात करें तो प्राप्त ज्ञान का जो दैनिक जीवन या नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना, जैसे वर्ण शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जो है वाक्य बनाना या वाक्यों से निबंध बनाना, तो कुछ क्या हो जाएगा? ज्ञानोपयोग के अंतर्गत। हम किसकी बात कर रहे हैं आज? ज्ञानात्मक या संज्ञात्मक। और वहीं देखें तो उस उद्देश्य के आधार पर जो है शिक्षण के भेद या शैक्षणिक उद्देश्य को हम देख रहे हैं। वहीं अगर आगे हम देखें तो अगला है कौशल की अगर हम बात करें तो प्राप्त ज्ञान की कुशलता पूर्वक जो है मौलिक उपयोग करना, ये कौशल के अंतर्गत माना जाएगा। उदाहरण के लिए जो है अगर हम देखें उपकरणों का व्यवस्थित प्रयोग करना कौशल का उदाहरण है ना। उपकरणों को ही हम अगर व्यवस्थित करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है? कौशल के रूप में ये माने जाएंगे। वहीं अगर हम देखें अभिरुचि उसे कहेंगे जिज्ञासा जागृत होना, अभिरुचि कहलाता है ना। एक विद्यार्थी, इसमें प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं कि एक विद्यार्थी किसी महापुरुष के बारे में अध्यापक से सुनकर जीवनी पढ़ने लगता है तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का यह कौन सी कार्यसूचक अवस्था है? अब ऑप्शन में ज्ञान हो सकता है, अबोध हो सकता है, ज्ञानोपयोग हो सकता है, अभिरुचि हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अभिरुचि होगी। तो इसी तरह से प्रश्न की प्रकृति जो है बन सकती है। वहीं आगे अगर हम देखें तो अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति की अगर हम बात करें तो इसमें अभिवृत्ति का जो है अभिरुचि या आदत में बदल जाना। अभिवृत्ति का मतलब क्या है? अभिरुचि या आदत में बदल जाना। वहीं अगर हम देखें दूसरा जो है उद्देश्य है शैक्षणिक उद्देश्य, वो भावनात्मक है, भावात्मक उद्देश्य के आधार पर है ना। भावात्मक को देखें तो कहीं ना कहीं जो है भावात्मक पक्ष की जो कार्यावस्था का जो विस्तार से वर्णन जो है 1964 ईस्वी में सबसे पहले जो है क्रथवाल ने किया था। तो कभी कभी जो है वैकल्पिक में इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका सर्वप्रथम जो है किसने किया था? क्रथवाल ने किया था। कौन से सन में? 1964 में। क्रथवाल ने जो है भावनात्मक शिक्षण या भावात्मक उद्देश्य की जो निम्नलिखित 6 कार्यावस्थाओं को माना है ना। पहले जो अवस्था माना है ग्रहण करना। ग्रहण का मतलब है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। और इसका अगर हम देखें
यह भावात्मक शिक्षण का एक प्रारंभिक व निम्न स्तर की व्यवस्था है ना। इसमें जो है स्तर में अधिगमकर्ता जो है उद्दीपक या उद्दीपक के प्रति जो है अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता है। वहीं अगर हम दूसरा देखें तो अनुक्रिया है। अनुक्रिया की अगर हम बात करें तो इस चरण में अधिगमकर्ता जो है उत्प्रेषण या उद्दीपन के प्रति जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तथा इस चरण में जो है अधिगमकर्ता से नियमितता की अपेक्षा भी की जाती है। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो है अनुमूल्यन या मूल्य निर्धारण। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे। इस चरण में जो है अधिगमकर्ता किसी वस्तु, सिद्धांत या मूल्य अवधारणा के प्रति जो है अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है। वहीं आगे अगर हम देखें चौथा तो विचारना या विचार करना या संकल्पना भी से हम कह सकते हैं। इस चरण स्तर में जो है अधिगमकर्ता जो है किसी मूल्य या अवस्था से संबंधित सभी तथ्यों की जो है गहनता से विचार करता है। वहीं अगर हम पांचवा देखें व्यवस्था या व्यवस्थापन या संगठन, इसमें क्या होता है, इस चरण में अधिगमकर्ता किसी एक उद्दीपक के प्रति नहीं अपितु उद्दीपक के समूह के प्रति जो है अनुक्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वहीं अगला अगर हम देखें, अगला जो छठा है उसको हम देखें तो चरित्रीकरण या मूल्य विशेषीकरण है। तो इस चरण में जो है बहुत से तत्वों के प्रति जो है आकर्षण में रहकर किसी एक सिद्धांत या व्यक्तित्व या मूल्य विशेष के प्रति जो है आकर्षण या निष्ठा रह जाती है। तो जैसे इसमें जो है ग्रहण करना है, अनुक्रिया है, अनुमूल्यन है, विचारना है ना, व्यवस्थापन, संगठन है और चरित्रीकरण, ये मुख्य हैं। अब हम जो देखें, जो पढ़ने वाले हैं वो तीसरा है क्रियात्मक, है ना। क्रियात्मक शिक्षण को अगर हम देखें, क्रियात्मक उद्देश्य को, तो इसका प्रतिपादक जो है सिम्पसन है और जिन्होंने जो है 1969 में जो है इसका वर्ष माना जाता है। सिम्पसन ने जो है क्रियात्मक शिक्षण का उद्देश्य जो है निम्नलिखित 6 चरणों में इन्होंने भी माना है, जो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। पहला जो है उद्दीपक। उद्दीपक की अगर हम बात करें तो इस चरण में अधिगमकर्ता जो है किसी कार्य को होता हुआ देखकर उसके प्रति आकृष्ट होता है ना, तथा स्वयं भी इस कार्य को करना आरंभ कर देता है। इस चरण में कार्य होता हुआ कार्य हो अधिगमकर्ता के लिए जो है उद्दीपक का काम करता है। वहीं अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा परिचालन है या कार्य करना है या कार्रवाई है। तो इस चरण में जो है अधिगमकर्ता जो है शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार ही जो है कार्य करेगा, है ना। वहीं अगर हम तीसरा देखें शुद्धता या नियंत्रण, दिशा निर्देशों का पालन करने से अधिगमकर्ता के कार्यों में शुद्धता आ जाती है ना, तथा सभी अंगों पर जो है अधिगमकर्ता का नियंत्रण हो जाता है। अगला अगर हम चौथा देखें तो सामंजस्य या समायोजन है। अब इसको कैसे समझें, इसको इस तरह से समझें कि इस चरण में जो है अधिगमकर्ता जो है क्रमबद्ध रूप से कार्य करने हुए कार्य में विभिन्न अंगों या युक्तियों के सामंजस्य को स्थापित कर लेता है। अगला जो पांचवा है स्पष्टीकरण, कार्य को धीरे धीरे जो है स्वभाव में ले आता है। और अगला जो है छठा आदत का निर्माण, यानी है जो उसकी आदत है उसका निर्माण किस प्रकार से करेगा वो इसके अंतर्गत माना जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये दिया हुआ है, तो इसको समझना है और कहीं ना कहीं जो है एक एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु और हम देखते हैं, जैसा कि संश्लेषण विधि के जो प्रवर्तक हैं वो अरस्तु हैं, व्यास विधि के प्रवर्तक श्रीधर व्यास हैं, है ना, कभी कभी पूछे जाते हैं। द्विभाषा विधि के जो प्रवर्तक है सीजे डोडसन हैं। भूमिका निर्वाह विधि के प्रवर्तक है जेकब, है ना, जेकब एल मोरना। रचनात्मक विधि के प्रवर्तक हैं जैक्सन। देखो और रचो विधि के प्रवर्तक कौन हैं, तो ये सीताराम चतुर्वेदी भी हैं, है ना। और बुनियादी शिक्षा विधि के जो जनक हैं वो महात्मा गांधी हैं। सर्वेक्षण विधि के जनक जो हैं थॉमस एस डेसी हैं। और ऑडियो ट्यूटोरियल के जो प्रवर्तक हैं वो पेस्ट लीथवेट हैं। और प्राथमिक शिक्षा विधि के जो जनक हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जो स्किनर हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि भी के स्किनर ही हैं, है ना। स्किनर व जेम्स हैंडेन हैं। और आरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जो है थॉमस एफ गिलवर्ट हैं। स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जो है प्रोफेसर एस किलर हैं। और वहीं देखें हम तो कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जो है डेनियल डेविस स्ट्रोलियो है। और भाषा प्रयोगशाला विधि के जो हैं वही हैं डेनियल डेविस, है ना। मस्तिष्क उद्यन विधि के जो हैं एलोक्स एम आर्सवन हैं। वेनेटिका विधि के जो हैं कार्टन वार्सवन हैं। डाल्टन विधि के जो हैं हेलेन फाकर्स हैं, है ना। और कहानी विधि के जो है मारिया मांटेसरी हैं।
रसायन विधि के भी मारिया मॉन्टेसरी हैं। खेल विधि के जो हैं हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। आगमन विधि के अरस्तु हैं और सूत्र विधि के पाणिनि हैं। तो कुछ न कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हमने आज चर्चा की, है ना। शिक्षण के अगर हम बात करें तो शिक्षण के जो उद्देश्य थे, उद्देश्य के आधार पर जो शिक्षण थे वो 3 प्रकार से थे। पहला जो है भावात्मक था, पहला ज्ञानात्मक संज्ञात्मक या भावात्मक, दूसरा क्रियात्मक, तीसरा। तो इनकी रचना कब की गई, इसके सन कौन से थे, और इनके बारे में थोड़ा सा हमने जानने का प्रयास किया, है ना। तो इस प्रकार से जो है कहीं न कहीं जो है सी टेट में, यू टेट में, यूकी टेट में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हिंदी शिक्षण के माध्यम से बन सकते हैं।